इनकम टैक्स में। अभी अपन थोड़ी देर थ्योरी और देखेंगे। देखो, इनकम टैक्स में अपनी बात कल हो गई थी कि बहुत सारे हेड्स होते हैं। उसमें जो होता है पीजीबीपी हेड, तो सिंपल सा मतलब है कि जो भी अपन शॉप करते हैं, दुकान चलाते हैं, या कोई अपना ऑफिस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो जो भी इनकम होती है वो पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन उसी हेड में जाया करती है। ठीक है। कुछ आइटम्स आप और याद कर लो, थियोरेटिकली भी तैयार होगा आपका क्वेश्चन, कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको फर्म से जो सैलरी मिलता है और उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, फर्म से जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है वो भी उनका पीजीबीपी हेड में जाता है। मतलब वैसे किसी को सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में जाती है, लेकिन पार्टनर को जो सैलरी मिलती है फर्म से वो पीजीबीपी हेड में जाती है। इसी तरह इंटरेस्ट जो मिलता है वो वैसे अदर सोर्स में जाता है, पर पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है फर्म से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पीजीबीपी में जाता है। इसी तरह से वैसे अपने को जो रेंट मिलता है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन अपना जो स्टाफ है उसको क्वार्टर्स देता है और उस क्वार्टर्स का जो किराया मिलता है वो भी पीजीबीपी में जाता है। ठीक है। इसी तरह मान लो किसी के पास कोई एजेंसी हो और एजेंसी उसकी चली जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो जो कॉम्पनसेशन मिलेगा, जैसे आपके पास कोई एजेंसी थी, हल्दीराम की एजेंसी थी, वो आपकी चली गई, तो आपको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो भी पीजीबीपी में जाएगा। इसी तरह अगर आपका कॉम्पिटिटर आपको पैसे देता है कि भाई तू मेरे से कम्पीट मत कर, मेरे से मुकाबला मत कर, मैं तेरे को 50,000 रुपये दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं नॉन कम्पीटिंग फीस, वो भी पीजीबीपी में जाती है। इसी तरह से अगर आप इलीगल बिजनेस करते हो तो भी वो इनकम पीजीबीपी में जाएगी। लीगल या इलीगल होने से कानूनी जो प्रावधान होंगे, जो आईपीसी की धाराएं लगेंगी वो लगेंगी अलग, वो अलग बात है। लेकिन आप इलीगल बिजनेस से पैसा कमाते हो तो भी उस पर इनकम टैक्स तो लगेगा अंडर द हेड पीजीबीपी। इसी तरह स्पेकुलेशन इनकम अगर आप अर्न करते हैं, सट्टा व्यापार, दैट इज जैसे किसी गुड्स का सौदा किया पर उसकी आपने डिलीवरी नहीं उठाई और जो रेट का डिफरेंस था वो रेट का डिफरेंस आपने कमा लिया, तो स्पेकुलेशन इनकम होती है। उसे अपन पीजीबीपी में अलग से दिखाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अलाउंसेस, अब ये कहाँ आएगा? देखो, जब कोई बंदा नौकरी करता है तो उसे एक सैलरी मिलती है, उसे तो बोलते हैं बेसिक सैलरी। उसके अलावा उसे कुछ भत्ते मिलते हैं, उसको बोलते हैं अलाउंसेस। अब अलाउंसेस बेसिकली तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, मान लो आपको 10,000 मिला तो वो 10,000 आपकी इनकम में जुड़ेगा, कॉल्ड फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। इसमें क्या होगा, आपको 10,000 मिलेगा, अगर आप वो 10,000 खर्च कर दोगे, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते समय खर्च कर दोगे, फॉर एग्जांपल आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, तो आपने यूनिफॉर्म खरीदने में पैसा खर्च कर दिया तो बस फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक होते हैं पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस। इसमें कुछ लिमिट होती है, आपको लिमिट याद करके जानी पड़ेगी, वो मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे देखिए, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, कुछ एक एग्जांपल है, इसकी लिस्ट में तो 20-25 नाम है, बट कुछ एक नाम, जैसे डीए, सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस, सीसीए बोलते हैं, सीसीए, मेडिकल अलाउंस, ये तीनों ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें मिलेंगे वो आपकी इनकम में पूरे जुड़ेंगे। इसी तरह से फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन से हैं? जैसे आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिले, एकेडमिक अलाउंस मिले, हेल्पर अलाउंस मिले, डेली अलाउंस मिले। ये अलाउंसेस ऐसे हैं कि अगर आप इसका पैसा स्पेंड कर दोगे, खर्च कर दोगे, तो फिर आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। इसी तरह से एक तीसरे आते हैं पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। इसमें आपको मेनली तीन याद करके जाने हैं, अगेन इसमें भी बहुत सारे हैं, इनकम टैक्स में तो रूल्स ही रूल्स हैं फिर भी। एक होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें आपको अमाउंट मिलेगा, उसमें से फिर 100 रुपया पर महीने के हिसाब से लेस हो जाएगा। जितना अमाउंट मिलेगा उसमें से 100 रुपया पर महीना पर चाइल्ड के हिसाब से लेस हो जाएगा। मैक्सिमम 2 बच्चों का लेस हो पाता है। इसी तरह होता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इसकी लिमिट है 300 रुपये महीना पर बच्चा, इसमें भी 2 बच्चों की लिमिट होती है। एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पहले इसकी डिडक्शन सबको मिलती थी, पर अब ये केवल ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड लोगों को मिलती है और इसकी अमाउंट है 3,200 रुपया पर महीना। इसके बाद कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, तो अगर आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड कब मिलता है? जब आपके शेयर्स हो, तो शेयर्स से जब डिविडेंड मिलता है तो वो बेसिकली तीन तरीका का होता है, कि आपको विदेशी कंपनी से मिला,
या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला, या एक खास तरह का सेक्शन होता है 222E, वो वाला डिविडेंड मिला। अब तुम ये समझो कि ये जो तीनों डिविडेंड मैंने बताए अभी, ये तीनों टैक्सेबल हैं। टैक्सेबल है मतलब अगर ये मिलेंगे तो ये आपकी इनकम में जोड़े जाएंगे। अगर आपको डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला, या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला, या एक खास सेक्शन 222E के तहत मिला, तो वो टैक्सेबल होगा। अब एक खास बात सुनो, वो खास बात ये है कि अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से, किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, तो उसमें से 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा, और 10 लाख के अलावा जो पार्ट होगा उस पे आपका 10% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपको 12 लाख डिविडेंड मिला डोमेस्टिक कंपनी से, मान लो रिलायंस से, तो 12 लाख में से 10 लाख तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी बचा 2 लाख। वो 2 लाख आपकी सैलरी में जुड़ेगा और बाद में आगे जाके उस पर 10% टैक्स लगेगा। ठीक है बेटा। चलिए, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। अगर आपको कभी इंटरेस्ट मिलता है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सब आपका अदर सोर्स हेड में जाता है। जो भी आप ब्याज कमाओगे ना बेटा, वो अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर है, उसे अगर ब्याज मिलेगा तो वो आपका पीजीबीपी हेड में जाएगा, है ना। इसी तरह अगर आपको कस्टमर से ब्याज मिलेगा कि सर वो क्यों ब्याज देंगे, मतलब उन्होंने लेट पेमेंट किया तो हम उनसे जो ब्याज लेंगे वो भी फिर पीजीबीपी में जाता है। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। और लास्ट में ये बात लिखी हुई है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म विल बी चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का एक और क्वेश्चन लेंगे। कल पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा टफ था, अभी रिलेटिवली आसान क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत सारे रूल सीखने को मिलेंगे। देखते हैं। मिस्टर राम की निम्न सूचनाओं के आधार पर असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए कुल आय की गणना कीजिए। देखिए, एक बेसिक बात जो आप सब जानते हैं कि अगर आपने 18-19 सीज़न में कमाया है तो 19-20 सीज़न में टैक्स लगेगा। पहले असेसमेंट होगा, असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन होगी, और उसके बाद टैक्स लगेगा। ठीक है। तो 18-19 में जो भी आपने कमाया उसका कच्चा चिट्ठा ये रहा। इस क्वेश्चन में 7 पॉइंट दे रखे हैं, वही 1 बाय 1 डील करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टार्टेड ऑन 1 जून 2014। ये बंदा जो मिस्टर राम है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो प्रोसेसिंग है वो करता है। 8 लाख कमाए, ये इसका बिजनेस है, तो इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये 8 लाख रुपए आ गया। ठीक है। फिर लिखा है, लेकिन आप याद रखना कि इसमें एक खास तरह का डिडक्शन होता है, 80 IB का डिडक्शन। ठीक है। 10 साल तक जनरली ये डिडक्शन मिलता है। पहले तो ये डिडक्शन बहुत चलता था, बट बहुत सबकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, तो 8 लाख का डिडक्शन आपको 80 IB का मिलेगा। खैर, इसके लिए अभी 2014 में स्टार्ट किया है ना, इसलिए। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन, आप जानते हैं सट्टा, लेकिन ये सट्टा कोई क्रिकेट का सट्टा या जुआ नहीं है। स्पेकुलेशन अलग तरह की इनकम होती है और ये बिजनेस की इनकम में ही मानी जाती है। तो ये 10 लाख रुपए आपकी प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन हो गया। ठीक है। एक होता है माल खरीदना बेचना, उसको तो बोलते हैं ट्रेडिंग, लेकिन जब हम माल की डिलीवरी नहीं लेते तो वो स्पेकुलेशन होता है। आगे है इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट। आपका सेविंग अकाउंट है, आपका इन द सेंस राम का, और राम का हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे असेसी। तो हमारे जो क्लाइंट हैं राम, उन्होंने बताया कि उन्होंने सेविंग अकाउंट से 12,000 कमाया, तो ये इनकी इनकम है। और इंटरेस्ट की जो इनकम होती है वो अदर सोर्स की इनकम होती है, तो यहाँ पे आ गया 12,000 रुपया। और फिर आपको पता है कि 10,000 का डिडक्शन होगा, तो मैंने यहाँ नीचे लिखा 10,000 का डिडक्शन। आपको यहाँ पे सेक्शन का नाम देना पड़ेगा, 80TTA, और रीज़न बताना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन और कितना डिडक्शन। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इन टू PPF। इन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 50,000 रुपये जमा कराए, तो इनको 80C का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, PPF एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। अगर आप इनकम कमाते हैं और आप पैसा जमा करा देते हैं तो PPF का आपको बेनिफिट मिलेगा 80C में। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन गोल्ड, मतलब इसके बाद कुछ गोल्ड होगा, वो इसने सेल किया और 5 लाख इनकम हुई, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हेडिंग में। नेक्स्ट इज
डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसने अमाउंट डोनेट किया डोनेट करने पर इसको 80G का बेनिफिट मिलेगा, 20,000 का। डोनेशन में टाइप होते हैं, तो ये जो डोनेशन है ये विदाउट लिमिट वाला है। विदाउट लिमिट वाले में बिना लिमिट का ध्यान रखें, आपको 20,000 का डोनेशन देने पर 20,000 का बेनिफिट देना है। नेक्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। देखिए तुम ये वाला जो ईयर है उससे पहले एक रूल होता था कि जो डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड है वो एग्जेम्प्ट होता था, मतलब जैसे इसने 12,70,000 कमाए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये रूल कर दिया है कि जो 10 लाख तक है, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 12,70,000 में से 10 लाख एग्जेम्प्ट होगा और 2,70,000 टैक्स लगेगा। कि सर हमें ये समझ नहीं आता। देखो आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक क्लाइंट आया है, उस क्लाइंट ने पूरे 1 साल में जो भी किया उसकी वो समरी तैयार करके आया है। उसने क्या बताया कि मैंने बिजनेस से कमाया, स्पेकुलेशन से कमाया, इंटरेस्ट कमाया, कैपिटल गेन कमाया, जो जो उसने कमाई करी वो सब लिख दो। लेकिन जैसे डिविडेंड उसने 12,70,000 कमाया तो आप पूरा मत लिखो, इसमें से 10 लाख एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट जिसमें मतलब टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको छोड़ दो और बाकी जो टैक्सेबल पार्ट है वो लिख दो। अब आपका पहले ये सारा इनकम जोड़ा जाएगा, इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। 18 लाख, 5 लाख, 12,000 और 2,70,000, 25, 82, 25, 82, 000। इस बंदे ने थोड़ा थोड़ा करके 25,82,000 रुपये कमाया, लेकिन इसे इस अमाउंट पर टैक्स नहीं देना, इसके कुछ डिडक्शंस हैं। 80C का डिडक्शन, तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा, PPF का। 80IB का डिडक्शन, ये कुछ खास तरह के बिजनेस करने पर ही मिलता है। 80TTA का डिडक्शन 10,000 का या 10,000 तक का होता है, और 80G का डिडक्शन अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको 8,80,000 का डिडक्शन मिलेगा। 8,80,000 का डिडक्शन मिलेगा। डिडक्ट करने का मतलब है काटना, तो ये अमाउंट आपकी इनकम को काटेगा। तो अब आपका जो पीछे इनकम बचा है वो है 17,02,000 और इसे कहेंगे टोटल इनकम। एक बार टोटल इनकम आ जाती है उसके बाद ही टैक्स कैलकुलेट होता है। तो अपन अभी कुछ वीडियोस में टोटल इनकम निकालेंगे और उसके बाद टैक्स भी सीखेंगे। अपन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें लिखा है मिस्टर रवि जो पूरी तरह से अंधे हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निम्न सूचनाओं से असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए उनकी टैक्सेबल इनकम की गणना कीजिए। जब भी लिखा हुआ है ना कि कोई असेसिया है वो ब्लाइंड है, तो अपने को ब्लाइंड नहीं होना है, अपने को ध्यान रखना है कि ये 80U का डिडक्शन लेगा। आप चाहो तो पहले लिख दो, ये 100% ब्लाइंड है, यानी इसकी सीवियर डिसेबिलिटी है। इसलिए जब भी क्वेश्चन एंड में पहुंचेगा तो इसको 1,25,000 का डिडक्शन 80U के तहत मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सैलरी फ्रॉम पब्लिशिंग हाउस वर्किंग एज एन आर्टिस्ट। देखो भाई, ये इसको सैलरी मिलती है, एक पब्लिशिंग हाउस में काम करता है, 7,20,000 सैलरी, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। सैलरी रिसीव 7,20,000। नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल अलाउंस 1,20,000, ये टैक्सेबल कैटेगरी का है तो इसे भी लिखेंगे। जब भी आप अमाउंट में लिख रहे हैं मतलब आप उसे टैक्सेबल कर रहे हैं। आगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू कम एंड गो बैक फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस आ सके जा सके इसके लिए 60,000 इसको मिलता है। ये पार्टली टैक्सेबल होता है और पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। एक ब्लाइंड पर्सन के लिए 3,200 रुपये महीने की डिडक्शन है, तो 3,200 इंटू 12। पहले हम ये देखेंगे कि इस बंदे को मिला कितना। जैसे इसके ऑफिस से 60,000 इसको मिला, उस 60,000 में से 38,400 छोड़ देंगे यदि इतना पार्ट एग्जेम्प्ट है, और बाकी जो पार्ट बचेगा 21,600 वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश अवार्ड रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे इनाम मिला है, इसने कुछ अच्छा काम किया होगा। जनरली जो अवार्ड होते हैं, स्कॉलरशिप होती हैं और जो मिलती हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो 1.5 लाख का इनाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसलिए एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 होता है जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में लिखा होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ FD विद बैंक,
इसकी बैंक में एफडी है, उसका इंटरेस्ट 20,000 हुआ, ये इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 20,000 रुपये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, इसका बैंक में सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट कमाया है, ये भी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऊपर लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे ATTTA। ATTTA सेक्शन 10,000 रुपये तक होता है, 10,000 फिक्स नहीं होता, 10,000 तक होता है। नेक्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इसके पास शेयर्स हैं तो डिविडेंड मिला है, 12 लाख में से 10 लाख एग्जेम्प्ट होगा, तो पहले मैंने यहाँ लिखा 12 लाख का डिविडेंड मिला, इसमें से 10 लाख एग्जेम्प्ट है और बाकी केवल यहाँ 2 लाख लिखेंगे। सिंपल भाषा में मिला 12 लाख है लेकिन टैक्स केवल 2 लाख पे लगेगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज 20,000 रुपये, तो ये यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज ये फुल्ली टैक्सेबल है, फॉरेन कंपनीज का डिविडेंड हमेशा से टैक्सेबल ही होता है। रेम्यूनरेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एज एन एग्जामिनर, अब यार ये है तो बंदा अंधा, बता रहे हैं ब्लाइंड है, लेकिन ये एग्जामिनर भी है, मतलब लोगों की कॉपीज़ भी एग्जामिन करता है। अब भगवान जाने कैसे करता है। 1,30,000 इसकी इनकम है, तो 1,30,000 का रेम्यूनरेशन लिखेंगे। कलेक्शन चार्जेस ऑफ रेम्यूनरेशन 1500 इसका खर्च हो गया, तो 1500 लेस हो जाएगा कि सर आपने कहाँ लिखा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कॉपी एग्जामिनिंग की जो फीस होती है वो अदर सोर्स में आती है और उस पर जो खर्चा होगा वो लेस हो जाएगा। तो इन्होंने है ना कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्होंने जमा कराए हैं, इसका इनको 80C का बेनिफिट मिलेगा 40,000 का। इसके बाद लिखा है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, उसका भी 80C का बेनिफिट मिलेगा 10,000 का। ये दोनों 80C के प्रोडक्ट हैं, प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड सन, इसने अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, 80D का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट 30,000 तक का होता है। 80D का बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस, 80C इज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 80D इज़ फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। आगे है कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसने 15,000 डोनेट किए हैं तो उसको 80G का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उससे पहले अपनी ये बात हो रखी है कि ये बंदा ब्लाइंड है तो इसको 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, और ये बात भी हो रखी है कि इसने जो इंटरेस्ट कमाया सेविंग अकाउंट पे उस पर भी 7,000 का डिडक्शन मिलेगा। 10,000 तक का डिडक्शन होता है, 7,000 का इस क्वेश्चन में है। ठीक है, आखिर में अपने को क्या करना है याद रख के, एक तो जो इसकी सैलरी की इनकम है उसमें से 40,000 लेस करना, 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिडक्शन मिलती है। ये सब डिडक्शन पाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वगैरह, लेकिन ये 40,000 का फ्लैट डिडक्शन है, सीधे ही मिलता है। अब मैं जोड़ता हूँ, 7,20,000 इसकी सैलरी है, 120,000 का मेडिकल है, 21,600 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। जैसे अभी आप कभी सुनते होंगे TADA, तो TADA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस और DNS अलाउंस, तो 861,600 ये हो गई इसकी इनकम। इसमें से 40,000 लेस करेंगे फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, 8,21,600, 8,21,600। इसके अलावा इसने जो इनकम कमाई है वो है अदर सोर्स से। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 20,000 रुपये FD का इंटरेस्ट, 7,000 रुपये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, 2 लाख रुपये डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, 20,000 डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, 128,500 एग्जामिनर फीस, ये सब हो गया 11,97,100। जब आप सारी इनकम जोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम 11,97,100। इसमें से डिडक्शंस लेस होंगे, जैसे 50,000 का डिडक्शन है फॉर 80C, 30,000 का डिडक्शन है फॉर 80D, 15,000 का डिडक्शन है फॉर डोनेशन, 7,000 का ATTTA और 125,000 का ब्लाइंड होने के नाते 80U का। ठीक है,
अब इसका फाइनल बचता है 9,70,100। ये अमाउंट में से ये सब लेस होगा, तब आया है 9,70,100। इसे हम नाम देंगे टोटल इनकम। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप आराम से रिकैप करना। पहले आप पॉइंट पढ़ते जाओ, जो पॉइंट जहाँ पे बैठता है, जैसे सैलरी की इनकम है तो सैलरी में, इंटरेस्ट की इनकम है तो अदर सोर्स में, जो इनकम जहाँ जा सकती है उसको वहाँ लिख दो, जो डिडक्शन इसको मिल सकती है वो दे दो, आखिर में बस प्लस माइनस करना होता है। ओके।